सुप्रभात। मैं सुनीता झा एक बार फिर से आपके अपने वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग फिर से कक्षा नवम और दसम ICSE बोर्ड के एक पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है मातृभूमि का मान। बच्चों, ये कहानी राजस्थान की पृष्ठभूमि से ली गई है और मेवाड़ और चित्तौड़ से संबंधित ये कहानी ये बताती है कि मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से एक देशभक्त अपने मातृभूमि के नाम पे अपने आप को कुर्बान कर देता है, फिर चाहे वो उसकी सिर्फ छाया क्यों ना हो, वो उसके लिए बहुत पवित्र होता है, बहुत सम्माननीय और आदरणीय होता है। तो बच्चों, देखते हैं कि इस कहानी में, इस एकांकी में क्या है। और जैसा कि सबसे पहले हर पाठ में हम जानते हैं एकांकीकार का परिचय, तो परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही साथ आपकी वर्कबुक में यानी कि सहायक पुस्तिका में भी परिचय दिया हुआ है एकांकीकार का। यहाँ एकांकीकार का नाम है श्री हरि कृष्ण प्रेमी और इनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में हुआ था। उनके विषय में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ बातें बताई हुई हैं, साथ ही उनके कुछ प्रसिद्ध नाटक भी यहाँ पे दिए हुए हैं। इनका नाम आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। संभव है कि एक आध नाम पूछे जाए परीक्षा में, तो याद रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही इनके बारे में बताया गया है कि इनके नाटक अधिकतर सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों से संबंधित रहे हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस और पराक्रम जैसे मानवीय मूल्यों को स्थान दिया गया है। मानवीय मूल्य का मतलब होता है मानव के लिए जो उचित भावनाएं होती हैं वो। अब एकांकीकार के परिचय के बाद हम जानते हैं कि इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। पात्रों का परिचय मैं उनका चरित्र चित्रण और विस्तृत परिचय आपको पाठ के अंत में बताऊंगी सहायक पुस्तिका की मदद से। फिलहाल हम इसमें जानते हैं कि कौन कौन पात्र हैं और फिर कहानी को शुरू करते हैं। पहले पात्र है राव हेमू, जो कि बूंदी के शासक हैं। अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक हैं और वीर सिंह, जो कि इस पाठ का मुख्य पात्र है, वो मेवाड़ की सेना का एक सिपाही है जो कि बूंदी का रहने वाला है, अर्थात बूंदी में जन्मा तथा वहाँ पला बढ़ा एक व्यक्ति है जो मेवाड़ की सेना में काम करता है, वहाँ का एक सिपाही है। उसके अलावा यहाँ है चारनी तथा वीर सिंह के साथी। वीर सिंह के कुछ साथी हैं जो वीर सिंह के साथ युद्ध में मातृभूमि की सम्मान की रक्षा में उनकी सहायता करते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे है। चारनी का अर्थ होता है, बच्चों आप लोगों को पता होगा कि राज दरबार में कुछ ऐसे पात्र हुआ करते थे जो राजा का मन बहलाया करते थे। चारण होते हैं जो राजा के महल में उनकी तारीफें या राज्य के विषय में या कुछ इस तरह के होते हैं जो गा कर उनको सुनाते हैं, उनका मन बहलाते हैं। चारणी उन्हीं की पत्नी को कहा गया है। ये गाकर और बताकर, इनकी कविताएं रचकर महाराणा और राज दरबारियों का मन बहलाने का काम किया करते थे। अब दृश्य, जैसा कि एकांकी का नियम है, दृश्य बताया गया है कि किस तरह का दृश्य है जिसमें कि ये घटना घटित हो रही है। स्थान बताया गया है बूंदीगढ़। बूंदी यानी राव हेमू जहाँ के शासक हैं, तो वहाँ के गढ़ में, गढ़ मतलब किला, बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे के लिखा हुआ बच्चों, इसीलिए मैंने यहाँ पे में कर दिया है। कमरे में होना चाहिए, कमरे के नहीं। तो स्थान है बूंदी का गढ़ किला, जहाँ पर बूंदी के राव हेमू से बात कर रहे हैं मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह। महाराव
सिसोदिया वंश हाराओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। राव हेमू, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? बूंदी के जो राजपूत हैं वो हाड़ा वंशी हैं तथा सिसोदिया वंशी जो हैं वो मेवाड़ के राजपूत हैं। तो यही बता रहे हैं अभय सिंह कि हम सिसोदिया वंश के लोग जो हैं वो हाड़ाओं का बहुत आदर करते हैं। राव हेमू कहते हैं कि आप अगर आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आप क्यों ये संदेश लेकर आए हैं, आप मेवाड़ की ये आज्ञा लेकर क्यों आए हैं कि हम उनकी अधीनता स्वीकार कर लें? अर्थात हाड़ा वंशी बूंदी के लोग मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लें, ऐसी आज्ञा लेकर आप क्यों आए हैं? अभय सिंह कहते हैं, महाराव, हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किसी प्रकार सामना कर सकती है? ये प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे को है, इसको मैंने की कर दिया है, आप सही कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग जिस तरह से छोटे छोटे भागों में हम सारे राजपूत बट गए हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, तो क्या हम लोग ऐसे अलग अलग होकर असंगठित रहकर जो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं उन लोगों का हम सामना कर सकते हैं? आप जानते हैं कि उस समय बहुत सारे ऐसे विदेशी आते थे जो कि आक्रमण करते थे और राज्यों को अपने अधीन करते थे। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। अभय सिंह बताते हैं कि हम लोग छोटे छोटे राज्यों में बट गए हैं, तो ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम सब मिलकर एक संगठित शक्ति बने और एक केंद्र के अधीन, मतलब कि एक सेंटर के अधीन हम बनकर, एक सेंटर में कोई रहे जो कि हम सबको एक साथ बांध कर रख सकें, हम सबकी शक्ति को मिलाकर राजपूतों की और मेवाड़ की रक्षा कर सके। राव हेमू कहते हैं, और वह केंद्र है चित्तौड़। और राव हेमू जानते हुए उनसे प्रश्न करते हैं, अच्छा, आपके विचार से वो केंद्र बनना चाहिए चित्तौड़ को? अभय सिंह कहते हैं, इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गत मतलब बीता हुआ गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित। यहाँ पर बात को रोक दिया जाता है राव हेमू के द्वारा। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। अभय सिंह कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि एकमात्र चित्तौड़ जो है वही सबको अपने अंदर बांध कर रख सकता है। और वो बताते हैं कि जो बीता हुआ गौरव था चित्तौड़ का, जो बड़े बड़े शासक थे, जो महान महाराणा थे, सांगा थे, महाराणा प्रताप थे, उस समय जो गौरव था चित्तौड़ का, वो गौरव फिर से लौट कर आ गया है महाराणा लाखा के रूप में। महाराणा लाखा उन्हीं के जैसे प्रतापी हैं और वो वापस मेवाड़ को उतने शक्तिशाली बना सकते हैं, चित्तौड़ को उस गौरवशाली स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो महाराणा लाखा इसलिए चाहते हैं कि जो राज्य पहले मेवाड़ के अधीन थे, यानी मेवाड़ के अंदर थे, वो फिर से मेवाड़ की अधीनता को स्वीकार कर ले। और उन्हीं में से बूंदी राज्य भी था जो कि मेवाड़ के आश्रय में पलता था, यानी उस पर निर्भर हुआ करता था, डिपेंडेंट था। तो बूंदी फिर से मेवाड़ के अंदर चला आए। राव हेमू उनकी बात को काटते हुए कहते हैं, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, ये तुम क्या कहते हो? वो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि बूंदी मेवाड़ के आश्रित था, उस पर डिपेंडेंट था। अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। और वो बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हाड़ा वंश अर्थात बूंदीवासी किसी के भी गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा। वो आज़ाद था और आज़ाद रहेगा, चाहे वो विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। चाहे वो कोई विदेशी आए तो भी वो लड़ेंगे, लड़ते हुए अपने प्राण त्याग देंगे। चाहे वो मेवाड़ का महाराणा भी हो तो भी वो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, उनके खिलाफ युद्ध करेंगे। अभय सिंह कहते हैं, महाराव,
आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। अभय सिंह जी बहुत ही वाक्पटु हैं, बात करने में बहुत ही कुशल हैं और वो उनको फिर से समझाते हैं कि आज जो राजपूत अलग अलग क्षेत्रों में बट गए हैं, अलग अलग राज्यों में बट गए हैं, उन सबको एक सूत्र में गूंथे जाने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि फूल को एक धागे में बांधा जाता है, एक सूत्र में बांधा जाता है एक एक कर, तब वो माला बनता है, या मोती को एक साथ गूंथा जाता है तो वो माला तैयार होता है। तो बिल्कुल यहाँ भी राजपूतों को उस मोती की तरह से माना गया है और एक सूत्र यानी कि एक केंद्रीय सत्ता में रखने की, उसको एक सूत्र में बांधने की बात कही गई जा रही है कि उन सबको एक जगह बांधकर यानी एक सत्ता में समेट कर रखा जाए, उन पर कोई एक शासक शासन करे ताकि राज्य संगठित हो सके। ऐसा करने की बहुत आवश्यकता है और जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है यानी सबको एक जगह पर जमा कर सकता है, संगठित कर सकता है या माला तैयार कर सकता है, राजपूतों को एक जगह बांध सकता है, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ महाराणा लाखा में है। राव हेमू कहते हैं, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। वो कहते हैं कि तुम जो ताकत की बात कर रहे हो कि सिर्फ महाराणा लाखा में ये ताकत है, तो उस बात को तो जाने ही दो, क्योंकि हर राजपूत अपने ताकत पर नाज करता है यानी फक्र करता है, गर्व करता है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे। इतने बड़े दंभ अर्थात घमंड को मेवाड़ अपने प्राणों में यानी अपने अंदर आश्रय ना दे, जगह ना दे। उनको इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि एकमात्र वही इस काबिल हैं, इसी में उसका कल्याण है, उसकी भलाई है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है। और आप जो दूसरी बात कहते हैं कि माला गूंथना है यानी एक जगह संगठित करना है राजपूतों को, तो वो आपको करना नहीं पड़ेगा, वो पहले से वो माला तैयार है, बनी हुई है। मतलब कि आज भी अगर राजपूतों पर मुसीबत पड़ती है तो भले वो अलग अलग क्षेत्र में बटे हो, अलग अलग राज्य में बटे हो, सब एक साथ मिलकर फिर भी विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करने को तैयार है। अर्थात उनमें अलगाव नहीं आया है, सिर्फ राज्य अलग हुए हैं, उनके मन में वो अलगाव पैदा अभी तक नहीं हुआ। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। कहने का मतलब है माला तो पहले से बनी है, सबका मन तो एक जगह संगठित है, पर जो अब महाराणा लाखा कोशिश कर रहे हैं उससे उनके मन में भी अंतर पैदा हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से महाराणा लाखा सभी राजपूतों को अपने अधीन करना चाहते हैं, उस तरह से करने से निश्चित तौर पर राजपूतों के मन में गांठ पड़ेगी और धीरे धीरे उनके मन में भी अलगाव पैदा होने लगेगा। अर्थात श्री गणेश हो जाएगा। श्री गणेश हो गया है मतलब शुरुआत हो चुकी है। ये एक मुहावरा है, श्री गणेश होना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है आरंभ होना, शुरुआत होना। तो वो मन में भेद पैदा करने की शुरुआत हो चुकी है, माला को तोड़ने की, संगठन को तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है महाराणा लाखा के इस प्रयास के साथ साथ। मैं इस पर बार बार जोर डाल रही हूँ इस वाक्य पर, क्योंकि ये आपके प्रश्न में भी है, तो मैं ऐसे वाक्यों पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालती हूँ ताकि आपको वो चीज़ जब व्याख्या करनी हो तो आपको परेशानी ना हो, आप आराम से व्याख्या कर सके। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। अभय सिंह भी हार नहीं मानते, उनको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, सबके मन में प्रेम है, सब एक दूसरे का साथ देने को तैयार हैं, फिर भी वो सब अनुशासित नहीं है, सब अपने अपने आप को राजा मानते हैं, अनुशासित नहीं है। जब तक एक राज्य में ना बंध जाए तब तक अनुशासन का अभाव रहेगा और इसी की वजह से देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। राव हेमू कहते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। राव हेमू कहते हैं कि अगर आप प्रेम से कहते हैं कि हमारी बात मानिए, हमारे साथ कार्य कीजिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप शक्ति के साथ चाहते हैं कि हमारे आश्रित हो जाइए, हमारे अधीन हो जाइए, तो ये हम
कभी नहीं मानेंगे। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा यानी लाखा को अब अगर यही इच्छा है, वो यही चाहते हैं कि अपनी जाति भाइयों अर्थात राजपूतों पर ही, अपने ही देश के राजपूतों पर अपनी तलवार आजमाएं, उनसे युद्ध करें, तो उनकी इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। वो युद्ध करेंगे ही करेंगे। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। और यहाँ पे है होना चाहिए कि बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और वो स्वतंत्र रहकर भी महाराणाओं का आदर करता रह सकता है, यानी कि महाराणा लाखा को सम्मान देता रह सकता है, उनकी बात को मान सकता है, उनका साथ देता रह सकता है। इसके लिए अधीन होने की जरूरत नहीं है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता, वो किसी के अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। अभय सिंह कहते हैं, हार मानते हैं, वो समझ जाते हैं कि महाराव मानने वाले नहीं हैं और कहते हैं तो फिर मैं जाऊं, अर्थात आपका ये अंतिम निर्णय है तो मैं चला जाऊं। राव हेमू कहते हैं आपकी इच्छा। वो सम्मान करते हुए कहते हैं, जाने को ना कहकर कहते हैं कि आपकी इच्छा, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, परंतु मेरा इरादा नहीं बदलेगा। और फिर दोनों का दो तरफ प्रस्थान हो जाता है, यानी दोनों दो रास्ते पे निकल जाते हैं, एक गढ़ के अंदर की ओर और दूसरे गढ़ के बाहर की ओर। पट परिवर्तन होता है, यानी दृश्य का परिवर्तन होता है। अब दूसरा दृश्य यहाँ पे शुरू होता है। स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। बच्चों, अब ये जो दूसरा दृश्य शुरू हुआ है, ये पहले दृश्य के बाद, यानी कि महाराव के मना करने के बाद महाराणा लाखा की तरफ से बूंदी पर आक्रमण किया जाता है और बूंदी से महाराणा लाखा अर्थात चित्तौड़ की पराजय होती है। उस पराजय को महाराणा लाखा स्वीकार नहीं कर पाते और बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। लाखा कहते हैं, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाराओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। कहने का मतलब है कि लाखा खुद को ही कोसते हुए कह रहे हैं कि मैंने जो है वो मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास को कलंकित कर दिया है। मेरी वजह से मेवाड़ आज थोड़े से, एकदम बहुत कम हारा या बहुत छोटे से राज्य से मेवाड़ हार गया है, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में आक्रमण किया, क्रोध में आक्रमण किया और मैं हार गया। हमारी सेना चित्तौड़ जो है, वो मेवाड़ जो है वो मुट्ठी भर हाराओं से हार गई है और उस मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक लग गया है। मुट्ठी भर हारा मतलब बहुत थोड़े से, मुट्ठी भर का मतलब होता है थोड़ा, और हाराओं से हारने की वजह से मेवाड़ के आत्म गौरव, उसके सम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचा है। और इसी समय जब वो ये सब सोच रहे थे, तभी अभय सिंह का प्रवेश होता है और महाराणा का वो अभिवादन करते हैं। अब अभय सिंह कहते हैं, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। अर्थात जो सभासद हैं, दरबारी हैं, जो और भी लोग हैं दरबार में बैठने वाले, वो सब दरबार में आ चुके हैं और महाराणा से मिलना चाहते हैं। महाराणा कहते हैं, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। वो कहते हैं कि मैं आज दरबार में नहीं जा पाऊंगा, मैं उनका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि निमरा के मैदान अर्थात जहां पर बूंदी से महाराणा लाखा और चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, उस मैदान का नाम था निमरा। तो वो बताते हैं कि निमरा के मैदान में जब हम लोग बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर हम लोग भागे, उसी समय से मेरी आत्मा जो है मुझे धिक्कार रही है, मुझे कोस रही है, क्योंकि मैं वहां से डर कर पीठ दिखाकर भाग गया। बप्पा रावल और वीरवर हम्मीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। और महाराणा लाखा को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा दुख है। वो अपने आप को कोसते हैं
कि वो बाप्पा रावल और वीरवर हम्मीर जैसे वीर के वंशज हैं और फिर भी वो प्राणों के भय से, प्राणों के डर से पीठ दिखाकर युद्ध से भाग आए, जो कि इस वंश को कलंकित करने के लिए काफ़ी है। अभय सिंह कहते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक करते हैं। वो उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि पर ये तो बहुत छोटी सी बात है, युद्ध में हारना, इसके लिए आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। महाराणा, हाराओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है। वो सांत्वना देते हुए युद्ध का पूरा खाका यहाँ पे खींचते हैं और बताते हैं कि हाड़ा वंशियों ने अर्थात बूंदी के सैनिकों ने रात के समय हम पर आक्रमण किया था और अचानक जो आक्रमण हुआ था उसी की वजह से सैनिक डर कर वहां से भाग गए थे, उनसे हार कर भाग गए थे। लेकिन आप तो तब भी नहीं हारे थे, आप तब भी युद्ध करना चाहते थे, बस हम लोगों ने आपके प्राण बचाने के लिए जबरदस्ती वहां से आपको हटाया था। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आपने कोई कलंक का टीका नहीं लगाया। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेचैन मन को शांत कर रहे हैं। महाराणा कहते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है अर्थात जिन पर इन छोटी छोटी बातों का असर नहीं होता, जो बेशर्म होते हैं, उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। जो बेशर्म होते हैं, जिनमें लज्जा नहीं होती, उनके लिए कोई भी बात अपयश यानी कि उनकी बदनामी का या कलंक का या अपमान का कारण नहीं होता है। किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। उपहासजनक मतलब हंसने लायक बात। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपने आन को यानी कि अपने सम्मान को अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं, वे लोग हार कर भी, पराजय का मुंह देखकर यानी हार कर भी जीवित रहें, खुश रहें, यह एक उपहासजनक यानी हंसने लायक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा अपमान की बात है कि मैं वहाँ से हार कर भाग आया, मैंने अपने ही मस्तक पर कलंक का टीका लगा लिया, यानी मैंने अपने आप को कलंकित कर लिया, मैं भगोड़ा बन गया। तो मैं जब तक इस कलंक के टीके को धो नहीं डालता तब तक मैं सुकून से नहीं रहूंगा। अभय सिंह कहते हैं, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मेवाड़ के सैनिक आपकी बात मानने को तैयार हैं। आप जब कहें युद्ध होगा, वो अपने प्राणों की बलि देने तक को प्रस्तुत हैं, यानी कि तैयार हैं। महाराणा, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। पौरुष मतलब उनकी वीरता की परीक्षा का समय आ गया है, यानी युद्ध का समय आ गया है। हम देख लेंगे कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। महारावल बाप्पा का वंशज लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और ये कहने के बाद ही महाराणा लाखा शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं महाराणा बाप्पा का वंशज यानी बाप्पा के वंश में पैदा होने वाला महाराणा लाखा ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ससैन्य यानी सैनिकों के साथ जब तक बूंदी के दुर्ग में प्रवेश ना कर जाऊं, यानी उसको हरा ना दूं, उसमें घुस ना जाऊं, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी तक भी नहीं पीऊंगा। अभय सिंह कहते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे हमसे भी नहीं डरते। सेनापति अभय सिंह उनको समझाते हैं कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए शपथ लेने की क्या जरूरत है। बूंदी ने जो किया है कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, उसको तो हम कभी भी जीत सकते हैं। साथ ही साथ बूंदी ने जो धृष्टता की है यानी जो दुस्साहस किया है, उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। लेकिन ये बात आपको भी पता है कि हाड़ा लोग बहुत वीर हैं।
युद्ध करने में वो यम से भी नहीं डरते, अर्थात मृत्यु से भी उनको भय नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। अर्थात वो इतने वीर हैं कि उनको मौत से भी डर नहीं है, साथ ही वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो ये जानते हुए भी कि विजय तो हमारी ही होगी, अगर हम युद्ध करते हैं तो हम बूंदी को हरा ही देंगे आज या कल, लेकिन ये निश्चय पूर्वक यानी यकीन से नहीं कह सकते कि हम आक्रमण करेंगे और दूसरे ही दिन हम जीत जाएंगे। तो जब ऐसा नहीं हम यकीन से कह सकते हैं, यानी हमें बहुत समय भी लग सकता है, महीनों भी लग सकते हैं, तो ऐसे में जब आप ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्न जल ग्रहण ना करें, तो फिर आपके प्राण बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसी प्रतिज्ञा मत लीजिए। भीषण मतलब बहुत ज्यादा कठोर। महाराणा, आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? वो कहते हैं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दूं? आपने ये सुना है कि जो सूर्यवंशी होते हैं वो अपनी प्रतिज्ञा लेने के बाद फिर अपनी प्रतिज्ञा से पलट जाए? क्योंकि सूर्यवंशियों का कथन होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले चले जाए, मृत्यु भले आ जाए, पर हमारे वचन पे यानी जो हमने बात कह दी उस बात से हमें पीछे ना हटना पड़े। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है और यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है, अर्थात ये हमारा वैल्यू है, इसी को हम मानते हैं। जो तीर तरकस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। तरकस यानी जिसमें तीर रखे जाते हैं, जो पीठ पे रखा होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में और फिल्मों में या सीरियल्स में, तो उसको तरकस कहा जाता है। तो जो तीर तरकस से निकल जाता है फिर कमान पे चढ़ जाता है यानी धनुष पे चढ़ जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो बीच से लौटाया नहीं जा सकता, वो अपने लक्ष्य पर ही पहुंचकर रुकता है। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी ये मैं जानता हूं और इस बात का हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हारा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैंने जो प्रतिज्ञा लिया बहुत कठोर है, बहुत आसानी से पूरी नहीं होगी, और इस बात को उन लोगों ने अभी हाल की जो युद्ध हुआ था उसमें साबित भी कर दिया था कि वो कितने वीर हैं और हमें आसानी से जीतने नहीं देंगे। फिर भी जो मैंने प्रतिज्ञा ले लिया है उसे पूर्ण होनी ही चाहिए, वो पूरी होगी ही। बच्चों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसके आगे शुरू करूंगी और देखते हैं कि हम इसे कितनी वीडियो में बांट सकते हैं। उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को देखने के बाद पाठ को ज़रूर पढ़िएगा ताकि समझ में आ सके।